दोस्तों नमस्कार। कोशिका विज्ञान में आज अपन कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर हम कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और असूत्री कोशिका विभाजन। तो देखिएगा, हेडिंग डालिए कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और असूत्री कोशिका विभाजन। हमें तीनों प्रकार के विभाजनों को एक एक करके देखना है। तो जो हम आज देखेंगे वो है समसूत्री कोशिका विभाजन। देखिएगा कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार से होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। दूसरा आता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और तो तीसरा है असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन। दोस्तों आज हमें समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना है। देखिएगा इसके बारे में, समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। तो एक हेडिंग डाल लीजिए समसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सी? समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन। पहले सुन लीजिएगा समसूत्री कोशिका विभाजन आखिर होता क्या है। दोस्तों समसूत्री कोशिका विभाजन जो है हमारी कायिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है, जो कोशिकाओं के घाव और शरीर की मरम्मत करने के लिए किया जाता है। या कोशिकाओं के घाव और शरीर की मरम्मत करने के लिए होता है। अगर शरीर में कहीं घाव हो गया है तो उसे भरने के लिए, उस घाव को सही करने के लिए समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो देखिएगा यह विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में कहाँ होता है समसूत्री विभाजन? कायिक कोशिकाओं में होता है, जो कोशिकाओं के घाव एवं शरीर की मरम्मत करने के लिए होता है। किस लिए होता है? कोशिकाओं के घाव और शरीर की मरम्मत करने के लिए होता है। अगर कोशिकाओं में कहीं घाव हो गया है, उसे भरने के लिए, शरीर में कहीं घाव हो गया है तो उसे भरने के लिए कौन सी कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। दोस्तों इस कोशिका विभाजन में, कौन सी समसूत्री कोशिका विभाजन में, जो हमारी मात्र कोशिका होती है दोस्तों उसका विभाजन होता है। अर्थात मात्र कोशिका के विभाजन के बाद 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिएगा इस विभाजन में, किसमें? समसूत्री विभाजन में। इस विभाजन में
मात्र कोशिका के विभाजन से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है ना, समसूत्र विभाजन में जब हमारी मात्र कोशिका का विभाजन होता है तो इस स्थिति में से इसके बाद यानी विभाजन के बाद मात्र कोशिका के विभाजन के बाद दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों इन संतति कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों के संख्या के समान होती है। कई बार क्वेश्चन में यहाँ से बना है कि गुणसूत्रों की संख्या समान होती है समसूत्री कोश के विभाजन में, है ना, अर्धसूत्री कोश के विभाजन में और असूत्री कोश के विभाजन में। तो ऐसी स्थिति में आता है कि जब मात्र कोशिका और जो संतति कोशिका है इनमें गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री विभाजन में समान होती है। तो देखिए क्या लिखना है कि इस यानी समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका और संतति कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। देखिएगा इस विभाजन में मात्र कोशिका और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। कैसे होती है? गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। दोस्तों समसूत्री विभाजन मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। हम इसकी बात करें तो केंद्रीय कोश का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। कौन सा? केंद्रीय कोश का विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। देखिएगा जो हमारा समसूत्री विभाजन है, कौन सा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? केंद्रीय कोश का विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रीय कोशिका विभाजन। दोस्तों इसे कैरियोकाइनोसिस कहते हैं। कैरियोकाइनोसिस। क्या? कैरियोकाइनोसिस। जो दूसरा है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। दोस्तों इसे साइटोकाइनोसिस कहते हैं। साइटोकाइनोसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनोसिस। देखिएगा जो हमारा समसूत्री विभाजन है उसे दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय काइनोसिस कैरियोकाइनोसिस और साइटोकाइनोसिस। या केंद्रीय कोश के विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। इन्हें हमें एक एक करके देखना है, थोड़ा विस्तार से है। इसके बाद जो इनके नाम आएंगे थोड़ी अजीब प्रकार के हैं, लेकिन उन्हें हमें फिर भी देखना है। देखिएगा तो हेड डाल लीजिएगा, केंद्रीय कोशिका विभाजन।
या कैरियोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस देखिएगा, हेड में डाल लीजिएगा। कैरियोकाइनोसिस। दोस्तों इस अवस्था में अर्थात कैरियोकाइनोसिस अवस्था या केंद्रीय विभाजन अवस्था, केंद्रीय कोश का विभाजन अवस्था, कौन सी? केंद्रीय कोश का विभाजन अवस्था को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनोसिस कहते हैं। अगर हम कैरियोकाइनोसिस अवस्था की बात करें दोस्तों, इस अवस्था में जब मात्र कोशिका विभाजित होती है तो उससे दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? तो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिएगा यह कितने चरणों में हो सकता है कि जो कैरियोकाइनोसिस है यह कितने चरणों में होती है? तो दोस्तों यह मुख्यतः 4 चरणों में होती है। 4 चरणों में। कितने चरणों में होती है? 4 चरणों में होती है। अगर दोस्तों हम उनके नाम की बात करें, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ये वो 4 अवस्थाएं जिसमें कैरियोकाइनोसिस कोश का विभाजन होता है। देखिएगा अब हमें इन्हीं को एक एक करके समझना है। इसके पहले हमें मात्र कोशिका को समझना होगा कि मात्र कोशिका डायग्राम के माध्यम से कैसे कैरियोकाइनोसिस के बाद प्रक्रिया से गुजरने के बाद, है ना, प्रोफेस में प्रवेश करती है। डायग्राम बनाइएगा मात्र कोशिका का। देखिए ना, ये हमारी कौन सी कोशिका है? मात्र कोशिका है। मात्र कोशिका क्या है? मात्र कोशिका। देखिएगा इसमें इस प्रकार के क्रोमेटिन, क्या है? क्रोमेटिन। ये क्या है? क्रोमेटिन। इन्हें सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल। ये जो हमारी एक कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, वो इसे केंद्रिका या केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, क्या? केंद्रिका। दोस्तों जब ये हमारी मात्र कोशिका प्रोफेस अवस्था में प्रवेश करती है तो हमने कहा था ना कैरियोकाइनोसिस 4 चरणों में संपन्न होती है। कैरियोकाइनोसिस अवस्था है यह 4 चरणों में संपन्न होती है। अब वो प्रथम अवस्था देखिए, प्रोफेस अवस्था। कौन सी? प्रोफेस अवस्था। देखिएगा इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारी मात्र कोशिका है, कोशिका बना लीजिए, पहले डायग्राम बना लीजिए, सारा उसी से संबंधित है, वो इसी समझ में आएगा। देखिएगा प्रोफेस अवस्था में क्या होता है कि जो हमने देखा मात्र कोशिका में केंद्रिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका,
प्रोफेस अवस्था में विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। देखिएगा, यह प्रोफेस अवस्था है, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली, इसमें क्या केंद्रक होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। और जो सेंट्रियोल हैं, देखिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसमें जो दूसरी स्थिति बनती है कि क्या, क्रोमेटिन। दोस्तों, इन क्रोमेटिन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? इन क्रोमेटिनों से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। किस अवस्था में? इसी प्रोफेस अवस्था में। और क्या होता है, जो इस सेंट्रियोल जो हैं, अर्थात क्रोमेटिन से क्या होता है? गुणसूत्रों का निर्माण, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और जो सेंट्रियोल हैं दोस्तों, यह विपरीत दिशा में अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और एक स्पेंडल तंतु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक स्पेंडल तंतु का निर्माण करते हैं। ये सेंट्रियोल जो हैं, एक ध्रुवों पर आ जाते हैं और एक स्पेंडल तंतु का निर्माण करते हैं। देखिएगा, तो ये क्या है? स्पेंडल तंतु, स्पेंडल तंतु। और एक क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ये है गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र। देखिएगा, जो सेंट्रियोल हैं यह ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और एक स्पेंडल तंतु का निर्माण करते हैं। ये कौन सी अवस्था हो गई है? प्रोफेस अवस्था। दोस्तों, इसकी जो दूसरी अवस्था है वो है मेटाफेस। कौन सी अवस्था है? मेटाफेस अवस्था। देखिएगा, मात्रकोश का समाप्त करते हैं, तो मिटाते हैं। पूरे प्रोफेस अवस्था को एक बार और देखिएगा। इस अवस्था में क्या होता है? प्रोफेस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। एक पॉइंट हो गया। इस अवस्था में क्रोमेटिन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपने अपने ध्रुवों पर जाकर, यानी ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की दिशा में गति करते हैं। और जब ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक स्पेंडल तंतु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? स्पेंडल तंतु का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है मेटाफेस, मेटाफेस। दोस्तों, इस अवस्था में क्या होता है? दोस्तों देखिएगा, इसे भी डायग्राम के माध्यम से देखें। जैसे ये हमारे कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। हमने कहा कि जो गुणसूत्र हैं, क्रोमेटिन से, यानी प्रोफेस अवस्था में गुणसूत्रों का निर्माण हो गया, स्पेंडल तंतु का निर्माण होगा, और जो सेंट्रियोल हैं ये ध्रुवों पर व्यवस्थित हो गए, है ना। एक प्रोफेस अवस्था में हो गए। इसके बाद प्रोसेस की जो आगे बढ़ती है वो आती है मेटाफेस अवस्था में। दोस्तों, इस अवस्था में एक मध्यवर्ती रेखा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मध्यवर्ती रेखा। मध्यवर्ती रेखा का निर्माण होता है। और दोस्तों, जो ये सेंट्रियोल है ना, इन सेंट्रियोलों का विभाजन हो जाता है। किस अवस्था में?
मेटाफेज अवस्था में सेंट्रियोल का विभाजन हो जाता है। देखिएगा, इस सेंट्रियोल का क्या हो गया, विभाजन। किस अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में सेंट्रियोलों का विभाजन हो गया। अब रह गए गुणसूत्र। गुणसूत्र इस स्थिति में क्या होते हैं कि ये लोग मध्यवर्ती रेखा की ओर गति करते हैं। कहाँ, मध्यवर्ती रेखा की ओर गति करते हैं और स्पेंडल तंतु पर उसी रेखा के समीप व्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात गुणसूत्र मध्यवर्ती रेखा के समीप स्पेंडल तंतु पर व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ स्पेंडल तंतु पर मध्यवर्ती रेखा के समीप व्यवस्थित हो गए। ये क्या है, सेंट्रियोल, एक गुणसूत्र है ना, और ये बताइए मध्यवर्ती रेखा। दोस्तों जो मेटाफेज अवस्था होती है ना, यह गुणसूत्र के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि गुणसूत्र के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इस प्रकार की अवस्था कौन सी होती है, मेटाफेज। देखिएगा, मेटाफेज अवस्था गुणसूत्र के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुणसूत्र के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है क्या, मेटाफेज अवस्था। दोस्तों इस अवस्था के बाद हमारी कोशिका एनाफेज अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था में प्रवेश करती है एनाफेज। अब तीर का निशान ऐसे हो जाएगा, देखिए एनाफेज अवस्था। एनाफेज एक्चुअली में इस अवस्था में क्या होता, एनाफेज अवस्था में देखिएगा, थोड़ी इसे यहीं से समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले हम इसका एक हल्का सा डायग्राम बना लें। जैसे माना कि ये हमने कोशिका बना ली, ये बाहरी कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली। देखिएगा, थोड़ी यही समझिएगा। ये जो सेंट्रियोल हैं, है ना, इनमें हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, इनमें परिवर्तन नहीं होता। इस अवस्था में क्या होता है कि जो गुणसूत्र हैं इनके मध्य में भी एक सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, सेंट्रियोल। तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों के सेंट्रियोल विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्रों के सेंट्रियोलों का विभाजन होता है। देखिएगा, इस अवस्था में गुणसूत्रों के सेंट्रियोलों का विभाजन होता है और उनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है। ये एनाफेज अवस्था में देखिए, इस प्रकार से विभाजन होता है। ये हमारे गुणसूत्र हुए। जो इनके सेंट्रियोल हैं, कहाँ, यहाँ, ये वाले, इन सेंट्रियोलों में विभाजन होता है और गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। देखिए, इस अवस्था में या एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों के सेंट्रियोल का विभाजन होता है, तथा उनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है। किनकी, गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है ना।
और वे अपने अपने सेंट्रियोल की ओर गति करते हैं, सेंट्रियोल की दिशा में गति करते हैं। जैसे इनकी गति ऐसी हो जाती है, इस प्रकार से गति हो जाती है। कैसी गति हो जाती है? अपने अपने सेंट्रियोल की दिशा में लोग गति करने लगते हैं। दोस्तों जो यह अवस्था होती है ना, अर्थात गुणसूत्र अपने अपने सेंट्रियोल की दिशा में गति करते हैं, है ना, अपने अपने सेंट्रियोल की दिशा में गति करते हैं। एक स्थिति में ये दोनों गुणसूत्र यहाँ विद्यमान हो जाते हैं और ये इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाती है। अब देखिएगा, जो हमारी चौथी अवस्था आती है टीलोफेज, उस अवस्था में दो संतति कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि यह 4 अवस्थाओं में थी। देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, टीलोफेज अवस्था। एक और दोस्तों, जो एनाफेज अवस्था होती है ना, यह गुणसूत्र के विभिन्न आकारों की सर्वोच्च अवस्था होती है। क्या? गुणसूत्र के विभिन्न आकारों की सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है, यानी सबसे अच्छी अवस्था होती है। अगर हमें गुणसूत्र के आकारों को देखना है तो हम एनाफेज अवस्था में उनके आकारों को देख सकते हैं। उनके आकारों से संबंधित सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज अवस्था। हमें टीलोफेज देखना है तो हेडिंग डालिए, जो चौथी अवस्था है हमारी टीलोफेज अवस्था। कौन सी अवस्था? टीलोफेज। अब देखिएगा, थोड़ा इसका निशान इस प्रकार से कर लीजिएगा। इस अवस्था में क्या होता कि जो केंद्रिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, दोस्तों इनका पुनः निर्माण होता है। किस अवस्था में? टीलोफेज अवस्था में। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का पुनः निर्माण होता है। गुणसूत्रों से क्रोमेटिन का निर्माण होता है। क्या होता है इस अवस्था, चौथी अवस्था में? चौथी अवस्था में होता है, देखिएगा, इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का पुनः निर्माण होता है। क्योंकि जो हमने प्रोफेज अवस्था पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन टीलोफेज अवस्था में इनका पुनः निर्माण होता है। उसमें हमने यह भी पढ़ा था कि क्रोमेटिन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इस अवस्था में उल्टा होता है, गुणसूत्रों से क्रोमेटिन का निर्माण होता है। गुणसूत्रों से क्रोमेटिन का निर्माण होता है। गुणसूत्रों से क्रोमेटिन का निर्माण होता है। दोस्तों इस प्रकार मात्र कोशिका से अर्थात 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिएगा, इस प्रकार 2 संतति
कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिएगा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। अब थोड़ा इसी में समझ लीजिएगा, नहीं फिर से डायग्राम बना देते हैं दूसरा। ये हमारी कोशिका झिल्ली। अब हमने जो एनाफेज अवस्था है ना, ये एनाफेज अवस्था में देखा था कि जो गुणसूत्र हैं वो सेंट्रियोलों पर व्यवस्थित हो गए थे, है ना, अपने अपने सेंट्रियोल व्यवस्थित हो गए थे। तो और इस अवस्था में क्या होना है कि गुणसूत्रों से पुनः क्रोमेटिन का निर्माण होना है ना। किसका निर्माण होना है? गुणसूत्रों से पुनः क्रोमेटिन का निर्माण होना है। और इस प्रकार से कुछ दोस्तों इस अवस्था में हमें ये दिखाई दे रहे हैं ना, इसे हम सेंट्रोमिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमिरर, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रोमियर कहते हैं। ये हमारी चौथी अवस्था है टीलोफेज। इस अवस्था में केंद्रिक झिल्ली का निर्माण होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली का पुनः निर्माण होता है, केंद्रिका का पुनः निर्माण होता है, गुणसूत्रों से क्रोमेटिन का निर्माण होता है और दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये क्या है? हमारी दो नई संतति कोशिकाएं हैं। इस कोशिका में एक जो सेंट्रोमिरर हैं दोस्तों, इन्हें गुणसूत्रों का ड्राइवर कहते हैं। नोट लिख लीजिएगा, सेंट्रोमियर को गुणसूत्र का ड्राइवर, गुणसूत्र का ड्राइवर कहते हैं। किसे? सेंट्रोमिरर को क्या कहते हैं? गुणसूत्र का ड्राइवर कहते हैं। तो हमने यही तो पढ़ा था कि समसूत्री कोशिका विभाजन में जब मात्र कोशिका का विभाजन होता है तो दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो इस प्रकार से है ना। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। देखिएगा, गुणसूत्रों की संख्या क्या है? समान है ना। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? समसूत्री विभाजन में। लेकिन हमने समसूत्री विभाजन को दो प्रकार से देखा था कि समसूत्री विभाजन दो भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा कैरियोकाइनोसिस हो गया। अब हमें देखना है साइटोकाइनोसिस। तो हेडिंग डाल लीजिए, कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनोसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनोसिस। क्या? कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनोसिस। दोस्तों यह जंतु कोशिकाओं में की बात करें कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनोसिस, किसमें? जंतु कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ जो कोशिका द्रव्य विभाजन है या साइटोकाइनोसिस दोस्तों, यह कौच के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कौच के द्वारा होता है या संकुचनशील प्रोटीन के कारण होता है। देखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन
क्या, कोशिका द्रव्य विभाजन संकुचनशील प्रोटीन या कोंच के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संकुचनशील प्रोटीन या कोंच के द्वारा होता है। इसे अभिकेंद्रीय विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय विभाजन। देखिए जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस विभाजन जो है संकुचनशील प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन या कोंच के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संकुचनशील प्रोटीन या कोंच के द्वारा होता है। दोस्तों इस विभाजन को अभिकेंद्रीय विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय विभाजन कहते हैं। वहीं जब पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस विभाजन फिग्मोप्लास्ट या सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिका में, है ना, कोशिका द्रव्य विभाजन किसके द्वारा होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस, एक ही बात है। यह है फिग्मोप्लास्ट या सेल प्लेट, किसके द्वारा होता है, फिग्मोप्लास्ट या सेल प्लेट के द्वारा होता है। इसे अपकेंद्रीय विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय विभाजन, सॉरी अपकेंद्रीय, इसे अपकेंद्रीय विभाजन कहते हैं। और उसको डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिएगा। जैसे हमने कहा तो अपनी तो संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, कुछ इस प्रकार से थी वो। है ना, हमने क्या पढ़ा कि जंतु कोशिकाओं में जो कैरियोकाइनेसिस व साइटोकाइनेसिस विभाजन है, यह संकुचनशील प्रोटीन या कोंच के द्वारा होता है। दोस्तों जो ए है, ये तो हमारी कोशिका झिल्ली, कोशिका, और इसमें जो द्रव भरा दिखाई दे रहा है क्या है, संकुचनशील प्रोटीन, संकुचनशील क्या है, संकुचनशील प्रोटीन। इसे थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। कुछ इस, तो दोस्तों इसे कोंच कहते हैं। तो ये खाई दिख रही है, इसी खाई को क्या कहते हैं, कोंच कहते हैं। क्या है, कोंच है। और इसी प्रकार से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्या, तो ये जो है जो वो हमारी जो कोशिकाएं निर्मित हो गई, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो ये तो हुआ हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन। अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।